आज हम लोग लूसेंट का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी आप लोग का हो चुका है तो फिजिक्स पढ़ना है। और क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें तो समझ में आता है लेकिन उन्हें भी बहुत रिवीजन का ज़रूरत है क्योंकि लगता है कि मुझे आ रहा है लेकिन लोग भूल जाता है। और आर्ट्स वाले को तो बहुत अच्छे से, क्योंकि इसका 10 क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका 10 में से 9 क्वेश्चन तो गारंटी बनेगा और आपका रिजल्ट होने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए साइंस को छोड़ना एकदम नहीं है क्योंकि साइंस 10 बायोलॉजी, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और मैथ भी 10, तो 40 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक ही कन्फर्मेशन की तरफ चला जाता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स और स्टार्ट करते हैं यूनिट। द चूचिन स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। जैसे कि यूनिट का मतलब क्या है कि हम आलू खरीदने गए तो 5 खरीद लिए, लेकिन यूनिट लास्ट में केजी है, तुमको समझ में आता है कि अच्छा हाँ 5 केजी। मीटर, कपड़ा खरीदने गए तो 5, लेकिन क्या, तो पीछे मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, मिलीमीटर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो द चूजन स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, इजी टू रिप्रोड्यूस, इजी टू कंपेयर, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्योंकि अगर इंटरनेशनली, तो यहाँ आप 5 मीटर कपड़ा लेके गए, वहाँ अमेरिका में बोले कि हम 5 मीटर लेके आ रहे हैं, लेकिन वहाँ उसको मीटर को दूसरे मीटर, उन्हें सेंटीमीटर या कुछ और समझता है, तब तो आपका गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे समर सीजन है, वहाँ पे विंटर टाइप होगा, कोल्ड होगा, तो वो जो होता है मीटर का जो होता है वो मतलब कि सिकुड़ जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ द फिजिकल कंडीशन। यूनिट्स ऑफ 2 टाइप, एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक डिराइव्ड यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट जैसे केजी, मीटर, सेकेंड, लेकिन डिराइव्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जैसे वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो वो होता है डिराइव्ड यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट्स डिपेंड ऑन चॉइस, ईच चॉइस ऑफ यूनिट्स लीड टू न्यू सिस्टम सेट। देखिए जैसे कि अब हम लोग कौन सा सिस्टम, ऐसा ही यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, जनरलाइज। लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम सीजीएस सिस्टम भी है, एमके सिस्टम भी है, सीजीएस सिस्टम भी है, एमके सिस्टम भी है, एफपी फुट पॉन्ड सेकेंड सिस्टम भी है, एसआई सिस्टम भी है। इन एसआई यूनिट देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर गिवन इन द, ये याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम। हाँ, तो एसआई यूनिट देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टू। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कितना फंडामेंटल यूनिट्स है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट है, तो ये आप याद रखिएगा। लेंथ का मीटर हम जानते हैं, मास केजी, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला सीडी। ये पूछने वाला क्वेश्चन है क्योंकि बाकी तो हम लोग जानते हैं। हाँ, टेम्परेचर का बहुत लोग कंफ्यूज होगा कि डिग्री सेल्सियस होगा ना, केल्विन होगा, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होगा, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल होगा, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोल, तो वो मोल होता है। बिसाइड दिस फंडामेंटल यूनिट, two supplementary units are also defined, the radian for the plane angle and स्टीरेडियन for the solid angle। ये नहीं पूछता, लेकिन ये भी पूछ देगा रेडियन किसका है, तो प्लेन एंगल का, और स्टीरेडियन किसका है, तो सॉलिड एंगल का। तो बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको लूसेंट तो एक एक लाइन एकदम मतलब दिमाग में छपा होना चाहिए कि पूछ सकता है, और आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ से पूछ दिया, भाई लूसेंट से पूछ दिया, ठीक है ना। और सम इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी होता है सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, और रिलेशन फोर्स होता है। फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है और इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन। एक न्यूटन का मतलब ये भी पूछता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। डाइन का मतलब होता है कि वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, और ऐसे सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, तो ये भी याद रखिएगा, 1 जूल इंटू 10⁻7 अर्ग। ये पूछ सकता है, ये कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी का मतलब कुछ भी, इसलिए एक एक चीज़ याद रखना। अब लाइट ईयर, ये तो पूछा बीपीएससी में कि लाइट ईयर जो है वो क्या को मेजर करता है। ऐसा लगेगा सुनने में कि लाइट ईयर जो है वो समय को मेजर करता है, लेकिन लाइट ईयर जो है वो समय को नहीं मेजर करता है, वो डिस्टेंस को मेजर करता है, और ये बीपीएससी 63rd या 64th में पूछा हुआ है। तो एक लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड इन वैक्यूम, मतलब एक ईयर में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। अब लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, क्योंकि वो तो डिस्टेंस को मेजर करता है,
तो डिस्टेंस में मीटर में कितना, तो ये याद रखिएगा, पूछेगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी पूछा है, वो क्या होता है, तो 1.5 इंटू 10⁻11 लेंथ है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछ देगा क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि वो डिस्टेंस को मेजर करता है, तो क्या तो मीटर में कितना होता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। पार्सेक भी होता है, तो वो क्या होता है, तो ये सब आपको याद करना। 1 पार्सेक मतलब 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या 3.2 से, हाँ एक पूछ दिया कि 1 पार्सेक में कितना लाइट ईयर, तो 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और एक नॉटिकल माइल्स में मतलब क्या होता है, नॉटिकल माइल्स और सीम माइल्स 6020 फीट, 6020 यानी 6020 फीट। माइक्रोन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, -6। मेगा का मतलब होता है 10⁻6, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6। अंगस्टन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। -1 अंगस्टन बोल देगा तो अपने आप दिमाग लगा दीजिएगा कि अच्छा 10⁻⁻10 मीटर। -10 मतलब एक का 10⁻10 बार डिवाइड होना, वो होता है 1 अंगस्टन, इतना। अब मास, 1 क्विंटल, ये तो सब कोई जानता हो कि कितना, 100 kg। घर में 100 kg होता है, 1 क्विंटल चावल हुआ मेरे यहाँ, मतलब 100 kg, ठीक है। एक मीट्रिक टन, मीट्रिक टन ही तो बहुत कंफ्यूज होता है लोग, हम लोग नहीं, ज़्यादा घर में यूज़ होता है। एक मीट्रिक का टन का मतलब होता है 1000 kg। एक टन का मतलब होता है, एक टन मतलब 1000 के। एटॉमिक मास यूनिट ये होता है केमिस्ट्री में यूज 1.6, ये पूछेगा बीपीएससी में 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, इसको डाल्टन भी बोलते हैं, डाल्टन जी दिए होंगे इसीलिए। 1.66 इंटू 10⁻27 kg याद रखिएगा, पूछेगा बीपीएससी में कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो एक स्लग, 1 स्लग मतलब 14.59 kg। 1 पौंड, ये कहाँ यूज होता है, लंदन में। 1 पौंड मतलब 0.4537 kg। तो यानी कि अच्छा एक बात पूछ देगा आपसे कि 1 पौंड बड़ा है कि 1 kg बड़ा है, तो बताइए तो कौन बड़ा है, आप ही सोचिए कि ये 1 पौंड में कितना 0.4537 kg, और 1 kg का मतलब 1 kg, तो ज़्यादा बड़ा 1 है, तो मतलब 1 kg ज़्यादा बड़ा है। और है ये एक वन चंद्रशेखरा यूनिट, ये नहीं पता था हम मुझे भी, लेकिन आज देखिए पढ़े, वन चंद्रशेखरा लिमिट का 1.4 टाइम द मास ऑफ सन। अब मास ऑफ, इससे बहुत अच्छा है कि 1 चंद्रशेखरा लिमिट बराबर होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, तो 2.8 इंटू 10⁻30 kg। अगर आपको ये याद है कि 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन बराबर होता है 2.8 इंटू 10⁻30 kg, तो मास ऑफ सन कितना होगा, तो इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा, इसमें कर देंगे यानी 2 इंटू 10⁻30 kg मास ऑफ सन हो जाएगा। अब सोलर डे, हाँ अब टाइम का, एक सोलर डे का मतलब कितना होता है, 86400 सेकेंड, याद रखिएगा। 1 सोलर डे का मतलब, 1 ईयर का मतलब, हम लोग ये बहुत बढ़िया पूछेगा, सब बोलेगा 365 डे, लेकिन ना, 1 ईयर का मतलब होता है 365.5 सोलर डे, ठीक है। 1 लूनार मंथ, हाँ ये भी पूछेगा, लूनार मंथ क्या होता है 27.3 सोलर डे, ठीक है। तो सेकंड कितना होता है, इतना, ये सब याद रखने लग रहा है कि क्या, खुद हम भी पढ़ रहे हैं तो लग रहा है क्या ऐसे आएगा, लेकिन भाई कुछ भी आएगा, इसलिए एक एक लाइन एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि क्या आने वाला है। इसलिए अगर हमको रिजल्ट देना है तो हम एक एक चीज़ को इतना ध्यान से पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं कि हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बस बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सोलर डे का मतलब कितना होता है 86400 सेकेंड, ठीक है। 1 ईयर का मतलब 365.5 सोलर डे हो जाएगा। फिर एक लूनार मंथ में 27.3 सोलर डे हो जाएगा। अब ट्रॉपिकल ईयर, इट इज़ द ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स ओकर, ठीक है। लीप ईयर का मतलब हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है, लीप ईयर में जो ईयर 2 से डिवाइडेड होता है, 4 से डिवाइडेड होता है, ठीक है, और वो जो उसमें होता है February 29 मंथ का होता है। तो बता आप लोग खुद सोचिए कि अभी जो चल रहा है वो लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है ना। एक बैरल, ये पूछेगा कहाँ पता है, बीपीएससी के इसमें तो पूछे ना पूछे, जब आप मेंस दीजिएगा तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन पूछता है, और उसमें पूछता है कि 1 बैरल लीटर,
ठीक है ना। और उसमें हम लोग सब कंफ्यूज रहते हैं कि बैरल का मतलब कितना लीटर, और जिसको पता है कि 119.24 लीटर होता है, 119.24 लीटर होता है, वो भाई बना लेता है, और बाकी का गया 35 नंबर या 37 नंबर। क्योंकि एक चीज आप नहीं जानिएगा, सिर्फ बैरल का मतलब, तो आपका गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसमें कितना लीटर, आप पूछ देगा आंसर कि कितना लीटर बन के आया, तो आप क्या करेंगे। तो यही, और सब बहुत लोग आप जब मेंस दे दीजिएगा तो देखिएगा कि आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन दिखेगा, तो उसमें कम से कम 4 से 5 बार आया हुआ है कि 5 बैरल ये यूज हुआ इस कंट्री में, 10 बैरल यहाँ यूज हुआ, और बाद में आंसर पूछ दिया कितना लीटर में। अब आप लीजिए लीटर, आपको पता नहीं कि बैरल में क्या होता है, क्योंकि हम लोग जनरल लाइफ में यूज ही नहीं करते हैं। ये तो यूज होता है जो तेल कंपनी यूज करती है, वो करती है। तो हम लोग को याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 बैरल 119.24 लीटर। और ये कहेगा कहाँ से दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, कभी पढ़े नहीं, लेकिन भाई इसमें दिया है। क्योंकि जब आप पीटी का पढ़ते रहते हैं तो इन सब भी चीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको मेंस भी देना ही है। अब चलिए, हाँ ये भी है, प्रीफिक्स यूज्ड इन मीट्रिक सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसी का मतलब 10 पे पावर माइनस मल्टीप्लाई। अब डेसीमीटर बोल देगा तो मतलब समझिएगा 10 पे पावर माइनस 1 मीटर। सेंटी तो हम लोग जानते हैं 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है ना। मिली 10 पे पावर माइनस 3 मीटर। माइक्रो 10 पे पावर माइनस 6 मीटर। नैनो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेसी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर जानते हैं, मिलीमीटर जानते हैं, माइक्रो भी जानते हैं, लेकिन नैनो में गड़बड़ाते हैं। पिको, अब यहाँ देखिए माइनस में चल रहा था, अब यहाँ पे 10 पे पावर 9 है तो नैनोमीटर। 10 पे पावर माइनस 9, 9 नहीं, 10 पे पावर माइनस 9, तो यानी कि यहाँ है 1 और बटा 10 पे पावर 9, 1 का डिवाइड 10 पे पावर 9, इतना मतलब 1 को इतना भाग में 10 पे पावर 9 का मतलब 1 पे 10 पे 9 जीरो, ट ऐसे, समझ रहे हो ना। तो 1/10 पे पावर 9, वैसे ही 10 पे पावर 1 है, 10 पे पावर माइनस 1 है, तो 1/10 यानी 1 को 10 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो नैनो पार्टिकल आजकल कंसेप्ट बहुत आता है, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते होंगे, तो आजकल काम हो रहा है नैनो पार्टिकल पे। तो नैनो पार्टिकल का मतलब क्या, कि वो जो पार्टिकल है उसका साइज है 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। पिको भी याद रखना पड़ेगा, 10 पे पावर माइनस 12 मीटर। फेम्टो, ये सब याद है, ये सब जानते हैं, और इसलिए नहीं कि आपको इसमें आएगा, ये सब जो चीज है वो आपको बीपीएससी मेंस स्टैटिक्स में क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आपको लगेगा ये कहाँ से दे दिया, हम तो जानते ही नहीं है। इसलिए इसको पढ़ने का मतलब इन्हें पीटी तो देना ही है भाई, उसमें तो पास करना ही है। मेंस का भी इनडायरेक्टली मेंस के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं। फेम्टो का मतलब क्या होता है, 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। एटो 10 पे पावर, ये तो कोई नहीं जानता है एटो, क्योंकि ध्यान ही नहीं देता। 10 पे पावर माइनस 18 मीटर। जेप्टो 10 पे पावर माइनस 21 मीटर। यक्टो 10 पे पावर माइनस 24 मीटर, ठीक है ना। तो एक एक चीज अगर आपको सही से एकदम करना है तो आप एकदम अच्छे से इसको एक एक लाइन को सुनिए, अगर जरूरत पड़े तो 2-3 बार वीडियो देखिए कि क्या बोला। यक्टो 10 पे पावर माइनस 24 मीटर, समझ रहे ना। जेप्टो 10 पे पावर माइनस, और देखिए 3 के डिवीजन में चल रहा है, ये भी देखिए ऊपर से मिली से 3 के डिवीजन में चल रहा है, ये भी एक याद रखिए। देखिए मिली 10 पे पावर माइनस 3 मीटर, माइक्रो 10 पे पावर माइनस 6 मीटर, नैनो 10 पे पावर माइनस 9 मीटर, पिको 10 पे पावर माइनस 12 मीटर, फेम्टो 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, एटो 10 पे पावर माइनस 18। तो 3 का टेबल ऊपर में है लेकिन माइनस साइन के साथ, देख रहे हैं ना। तो ऐसे भी अगर मान लीजिए कभी कंफ्यूज हुआ और आपको दिखा तो युक्टो तो अच्छा 10 पे पावर माइनस 24 मीटर होगा, क्योंकि 10 पे पावर 12 22 तो नहीं होगा, क्योंकि होना चाहिए 3 के टेबल का। और अगर नहीं दिया, 20 दे दिया, 21 दे दिया, 22 दे दिया, तो आपको अच्छा ये 24 है, तो मतलब ये होगा, ठीक है ना। अब डेका का होता है 1 डेका बराबर 10 पे पावर 1 मीटर, यानी कि 10 मीटर। हेक्टो 10 पे पावर 2 100, किलो 10 पे पावर 3 तो जानते हैं 100 केजी, ठीक है ना। मेगा 10 पे पावर 6 बताया था कि माइक्रो 10 पे पावर माइनस 6, कंफ्यूज नहीं हो रहा। मेगा 10 पे पावर 6, मेगा 100 है ना, बोलते हैं ना मेगा 100 है, मतलब बहुत बड़ा। गीगा 10 पे पावर 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे -9 था और यहाँ पे 9 है, 9 का मतलब समझ रहे हैं 1 इंटू 10 पे पावर 9, मतलब 1 मतलब 10 बार 1, 10 पे 9 जीरो, ठीक है ना। टेरा 10 पे पावर 12 मीटर, मीटर या कोई भी यूनिट, ये उसमें आप कोई भी यूनिट केजी जोड़ सकते हैं, मीटर जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। पेटा 10 पे पावर 15, हेक्सा 10 पे पावर 18, जेटा 10 पे पावर 21 और योटा 10 पे पावर 24।
तो इसलिए नहीं कि हमको ये नहीं आएगा, आप जानिए और बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है और आपको इतना फेवर देगा, इतना फेवर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अब डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर थ्रू विच different fundamental quantity are raised to define the quantity. The expression by which a physical quantity is defined in term of fundamental quantity is called the dimension formula. ये वाला भी है, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में, जैसे पिछले बार हमको याद है कि प्रेशर का पूछा था। डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम इज, मोमेंटम का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो आपको एक एक याद करना पड़ेगा, पूरा एकदम डिराइवेशन से ये करना पड़ेगा। तो ये आप, हमको लगता है कि आप इसको अच्छे से खुद से देखिए, क्योंकि इसको आपको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिए, जैसे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब, तो मास नहीं है इसमें, एम फॉर मास है, एल फॉर लेंथ है और टी फॉर टाइम है। ठीक है ना। तो टी फॉर टाइम है, तो वॉल्यूम में टी ना मास का जरूरत है और ना टाइम का जरूरत है, उसमें सिर्फ मीटर क्यूब, तो एल क्यूब। ठीक है ना। तो उस तरह से आप इसको देख लीजिएगा पूरा को। इसमें क्या क्या है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी है, मोमेंटम, इंपल्स है, फोर्स है। इसको अगर हम करने लगे तो हम कर देंगे, लेकिन इसका पूरा फॉर्मूला आपको नहीं, जैसे फोर्स पूरा होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया, जैसे ऐसे देखिए हम फोर्स का करके दिखाते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हमको एम पता है, एक्सेलरेशन का होता है लीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लीटर कहते हैं लेंथ पर टाइम पे पर, ये ऐसे देखिए एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर को लेंथ होता है और टाइम का टी, तो टी पे स्क्वायर, तो ऊपर चला गया तो टी हो जाएगा -2, तो यानी कि एम एल टी -2। देखिए आप इसका फोर्स का होगा एम एल टी -2। तो इसका मतलब है कि आपको जितना भी इसमें है उस सब का आपको फार्मूला होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको ये डायमेंशनल फार्मूला में सेट कीजिए। जैसे हम अभी सेट किए कि मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का हमको पता है कि लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर, तो एम एल टी पे पावर -2, इस तरह से। तो इसको आपको पूरा ध्यान रखना, आप पूरा एक एक चीज का पूरा ध्यान रखिए कि वॉल्यूम का तो m0 L3 टी पे पावर 0। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो मास, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो एम एल पे पावर -3 T0। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरा याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आता है, पिछले बार प्रेशर का आया था और बहुत लोग गलती किया था। प्रेशर का देखिए यहाँ पे आया, ओके कहाँ से दे दिया भाई, दिया है यहाँ से दिया, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तीनों प्रेशर का दे दिया था, इस बार दे देगा स्ट्रेस का। और स्ट्रेस बराबर भी होता है फोर्स बाई एरिया, प्रेशर बराबर भी होता है फोर्स बाई एरिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो फिजिक्स पढ़े हैं उसको पता है कि ये भी वही होता है। तो एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, तो ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स आपको पता है कि क्या होता है, उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। तो इस तरह से आपका होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है कि मोशन का मतलब होता है कि आप में मोशन है, आप मतलब मोशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ आप अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वही होता है मोशन। हाँ, तो मोशन जो है उसका मतलब सिंपल होता है कि अगर कोई आपको सिंपल वे में बोले कि मोशन को डिफाइन किए, तो टाइम के साथ पोजीशन को चेंज करना ही मोशन कहलाता है। अब उसका दो तरीका है कि एक तो स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि आप पोजीशन को चेंज कर दिए बस, लेकिन आप वेक्टर क्वांटिटी में पोजीशन को चेंज किए, लेकिन किस डायरेक्शन में किए, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये पूछेगा। वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव, तो स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं आगे, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ये पूछेगा भाई स्केलर क्वांटिटी, तो उसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन को नहीं बताएगा, तो वो स्केलर क्वांटिटी। अब पूछ देगा एग्जांपल में, जैसे इसमें दिखा है मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सब जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। वॉल्यूम में हम क्या डायरेक्शन बताएंगे, वर्क में भी नहीं, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सब में नहीं। आपको एकदम याद रखिएगा कंठस्थ, मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये जो सब है वो स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है भाई, तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ओबे द ट्रायंगल लॉ,
इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब कौन कौन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, देखिए यहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कोई होता है। एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, मोमेंटम होता है एंड टॉर्क होता है, ठीक है ना। फोर्स लगा रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में, तो फोर्स हो गया आपको वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें आंसर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ डायरेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये देखिए पूछेगा, इलेक्ट्रिक करंट एक डायरेक्शन में चलता है लेकिन उसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये पूछेगा, क्योंकि एक्सेप्शन में दिया है अलग से। तो इलेक्ट्रिक करंट दो हैज अ डायरेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हो गया। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस आर टेंसर क्वांटिटी। अब ये भी एक अलग होता है, वेक्टर के बाद एक टेंसर आता है, ठीक है ना। उसमें 3 चीज दिखाना होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस आर टेंसर क्वांटिटी। याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्ट्रेस आर टेंसर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ, हम जानते हैं, ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ऐसा सोचिए कि आप घर से निकले, कुछ दूर दुकान गए, फिर आ गए, ठीक है ना। तो आपसे पूछा कि आप कितना डिस्टेंस तय किए, सिंपल बात है। तो डिस्टेंस तय किए कि आप जितना अपने घर से दुकान गए उतना डिस्टेंस और फिर आ गए, तो यानी कि दुगना। मान लो 5 किलोमीटर गए तो 5 दूनी 10 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, 0, क्योंकि आप जहां से गए थे वहीं पे रिटर्न आ गए, तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया लेकिन डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यानी 2 पॉइंट है, यहाँ से गए यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पे यानी कि इस पोजीशन से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस जो होता है। तो आप तो फाइनल में फिर वहीं पे आ गए, तो मतलब कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0 हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर, अब जैसे कि यहाँ से हम चले यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से चले हम यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से हम चले यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से चले हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ से आप चले यहाँ, तो डिस्टेंस ये पूरा हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको ये हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी in a definite direction is called the displacement. Distance is a scalar quantity where displacement is a vector quantity। ये पूछेगा, having the same unit, दोनों का यूनिट तो सेम ही है मीटर, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। हाँ देख लिया, आप देखिए 0 आ गए, घर से गए थे घर ही में आ गए तो 0 हो गया। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे कभी कभी निगेटिव होता है कि यहाँ से शुरू किए कहानी, ऐसे से गए और फिर आगे बढ़ गए, तो ये हो जाएगा निगेटिव। लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगेगा कि ऐसा नहीं पूछता है वैसा नहीं पूछता है, लेकिन भाई कुछ भी पूछता है और जो लिखा है वो पूछेगा ही, इसलिए आपको हर चीज़ को उतना ही शिद्दत से समझना है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है, वेयर एज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। अब स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई एंड बाई द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द स्पीड। डिस्टेंस बाई टाइम, यूनिट टाइम इंटरवल का मतलब कि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इतना किलोमीटर से चल रहा था, वेलोसिटी से, मीटर पर सेकंड से, तो जो किया। स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर में पढ़े हैं कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट उसका होता है मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब कितना मीटर चला कितना सेकंड में, ठीक है ना। Velocity of a moving object is defined as the displacement of object in unit time interval is called the velocity। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एट दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही है। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वेलोसिटी मतलब 5 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज किया। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो 5 सेकंड में आप अपने वेलोसिटी को कितना चेंज कर दिए, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, समझ ना। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, देखो चेंज का मतलब होता है डी वी, चेंज मतलब हम लोग जो फिजिक्स में करते हैं डीवी बाई डी टी। तो जब टी लगाते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही कहते हैं रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज को कहेगा कि रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर, तो यानी प्रेशर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज,
रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। Acceleration of an object is defined as the rate of change of velocity, that is acceleration change in velocity with respect to time. It is a vector quantity. SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशनल यूनिट लिखेगा तो पहला मास के लिए तो मास नहीं होता है, लेकिन मीटर है तो मीटर फॉर लीटर, और सेकेंड नीचे है, नीचे तो यानी नीचे जो रहता है तो उसको -2 पे लिखते हैं। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर जो है वो नीचे आ गया ना, पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके लिए जब इस तरह से डायमेंशनल यूनिट रखते हैं तो मास पे पावर 0 क्योंकि मास नहीं है इसलिए जी, एल पे पावर 1 होगा तो अब एल 1 रहता है तो उसको नहीं दिखाते हैं, तो एल टी पे पावर -2 यानी कि एल पर मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डायमेंशनल यूनिट ये होता है। तो ये भी आप उधर से आप देखिए और उसको कनेक्ट करते जाइए। जैसे कि वेलोसिटी का क्या होगा, तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि मीटर चाहिए तो मास तो 0 है, तो मीटर फॉर लेंथ से मीटर तो लेंथ, और सेकेंड नीचे है तो यानी कि टी माइनस, तो ये उसका इसका डायमेंशनल यूनिट। ठीक है, तो उधर से आप करते आएंगे, जो जो मिलते जाएगा उसको हम डायमेंशनल यूनिट आपको हम दिखाते जाएंगे। इफ वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है टाइम से तो उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, उसको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर 9th में तो हमको लगता है सबको ही पढ़ा होगा, ठीक है ना, साइंस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब 5वां सेकंड पे भी आप 5 किलोमीटर पर सेकंड से चले थे, 10वां सेकंड पे भी 5 ही किलोमीटर पर सेकंड से चल रहे थे, 15वां सेकंड पे भी 5 ही किलोमीटर के पर सेकंड से चल रहे थे, तो यानी कि आपका जो है वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको कहते हैं ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप डिस्टेंस निकालिएगा, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एस बराबर वी टी, वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम। ठीक है ना, तो डिस्टेंस मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, भाई ये वाला फॉर्मूला तो सब बहुत पढ़ा होगा, बहुत याद किया हुआ सबका सब। v बराबर v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, याद रखना। ठीक है ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब याद करते थे हम लोग, खूब याद करते, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये भी याद रखो, एस फॉर डिस्टेंस, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, टी फॉर टाइम, हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। जब यहाँ से ऊपर फेंकते हो, ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, तो मान लो कि हम 5 मीटर पर सेकंड डाले, टाइम लगा 3 सेकंड, तो यहाँ जो पहुँचा, तो पहुँचने में जो पहुँच गया यहाँ पे 3 सेकंड में कितना दूर पहुँचा, तो एस निकालोगे, तो इसी फार्मूला से निकालोगे। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, तो -g, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अपोजिट फेंक रहे हैं। ठीक है ना, और अपोजिट फेंकते हैं तो ग्रेविटी लगाता है अर्थ, और हम लोग अर्थ के अपोजिट फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन माइनस, यहाँ पे लिखा ना रिटार्डेशन, तो वही कि वेलोसिटी घटते रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, एक्सेलरेशन तो रिटार्डेशन, तो ये हो गया तुम्हारा। और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 9th क्लास में सबको पढ़ा होगा भाई, फार्मूला भी पूछ देगा इसलिए याद रखना है। एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होता है एस बराबर वी टी, ये हो गया, लेकिन जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वर्ड हुआ कि चेंज तो हो रहा है लेकिन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ। जो चेंज है, मान लो कि 10 - 5 तो 5 ही है चेंज, तो 5 चेंज है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हर बार 5 ही चेंज होगा। 20 - 15 हो जाएगा, 25 - 25 हो जाएगा, 25 - 20 हो जाएगा, लेकिन 5 ही रहेगा चेंज। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस 2as, एस फॉर डिस्टेंस, एस फॉर डिस्टेंस, ए फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिए, और याद क्या, जिंदगी भर याद रखिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हों चाहे साइंस के स्टूडेंट ना हो। ठीक है ना, ऐसे भी रास्ता में भी चलते रहिएगा ना तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट ये लग जाएगा, तो इसको लगाते रहिएगा। इन केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ये पूछ देगा, v प्लस यू बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी ये दिख लिया है, b फॉर फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्टेंस इन द स्ट्रेट लाइन और डिस्प्लेसमेंट, t फॉर टाइम। अब सर्कुलर मोशन हम लोग जो रस्सी में वो बांध देते थे, कुछ भी पत्थर वत्थर ऐसा घुमाते थे, तो वो है सर्कुलर मोशन। तो हम लोग के हाथ में यहाँ रहता था रस्सी है, तो वो जो रेडियस रहता था, रस्सी का जो लेंथ है वो रेडियस, और उसको हम लोग घुमा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके घुमाते रहते थे। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे हम जो बताना चाह रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ
its motion is called the circular motion. If the object move with uniform speed, the motion is uniform सर्कुलर मोशन, मतलब सर्किल में भी चल रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा है, इसलिए वहाँ पे स्पीड नहीं होगा, वहाँ पे हमेशा वेलोसिटी होगा, क्योंकि आप जब सर्किल में घुमा रहे हैं बॉडी को तो हर वक्त डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन because the direction of velocity change continuously through the magnitude of velocity. स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज. स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि मान लो 5 मीटर पर सेकेंड का चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन हर वक्त डायरेक्शन चेंज हो रहा है. और वेलोसिटी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी कि वहाँ पे वेलोसिटी है. और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी होता है द एंगल सबसेंड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सर्किल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी. देखिए एंगुलर वेलोसिटी इस इमेज में, यहाँ पे आप थे, यहाँ पे आप चले गए सर्किल पे, ठीक है ना. तो ये जो है वो ये हो जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में. और वेलोसिटी बराबर तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस आप कितना कवर किया है तो थीटा बाई टाइम, ठीक है ना. ओमेगा बराबर थीटा बाई टाइम. पूछ देगा कि आप 10 डिग्री चले 5 सेकंड में तो आपकी वेलोसिटी क्या हुई, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो 10 डिग्री बाई 5 तो यानी कि 2 डिग्री पर सेकंड, ठीक है ना. ठीक है, तो टाइम पीरियड, टी फॉर द टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ये पूछता है एग्जाम में. टाइम पीरियड का मतलब कि एक बार आप जहाँ से शुरू किए चलना वहीं से फिर पहुँच गए वहीं पे, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में, मतलब यहाँ से चले और यहाँ पे पहुँच गए तो आपको कितना टाइम लगा, तो वो कहलाता है टाइम पीरियड. टाइम अलग हो गया, टाइम पीरियड अलग हो गया, कन्फ्यूजन नहीं. टाइम मतलब हम यहाँ से यहाँ गए तो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ गए तो टाइम लगा, वो टाइम अलग अलग हो जाए. लेकिन टाइम पीरियड जो है वो हम यहाँ से जहाँ से शुरू किए वहीं पे आ गए हैं, यानी एक रिवॉल्यूशन पूरा किए तो जो उसमें टाइम लगा वो कहलाता है टाइम पीरियड. ये पूछेगा और पूछता है बीपीएससी में, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है. थीटा बाई टी पूछे ना पूछे, ये जरूर पूछता है कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है. तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब जहाँ से शुरू किए वहीं पे फिर पहुँच गए. अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में कि नंबर ऑफ 1 सेकेंड है आपके पास, मतलब समझिए कि मेरे पास 1 सेकेंड है, हम यहाँ से चलना शुरू किए, कितना बार इसको कंप्लीट किए, 1 बार किए, फिर 2 बार किए, फिर 3 बार किए, 4 बार किए, 5 बार किए, तो यानी कि 5 हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी कि हम 1 सेकेंड, लेकिन सेकेंड मेरे पास एक ही है, सेकेंड मेरे पास एक ही है, 1 सेकेंड में हम कितना बार उसको सर्किल को पूरा कर लिए. तो 1 बार पूरा किए तो 1 फ्रीक्वेंसी होगा, 2 बार पूरा 2 फ्रीक्वेंसी, लेकिन सेकेंड मेरे पास सेकेंड एक ही है. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ठीक है ना. तो कहाँ यूज होता है, साफ्ट ऑफ देखते होंगे, कोई मोशन होता है देखते हैं एकदम धड़ धड़ सीधी चलते रहता है, तो एक सेकंड में जाने कितना बार रिवॉल्यूट कर जाता है. 1 बार पूरा किया, 2 बार पूरा किया, 3 बार पूरा किया, तो करते रहता है. और ये हो जाता है n इंटू टी इक्वल टू 1, ठीक है ना. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू टाइम पीरियड इक्वल टू 1. देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी. अब ये सोचने वाला चाहिए वो ओमेगा और 2 पाई बाई टी का होता है कि देखिए सोचिए आप यहाँ से शुरू किए कहानी, यहाँ घूमते गए तो पूरा जो राउंड कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक होता है पाई और यहाँ से होता है 2 पाई. देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, 2 पाई यानी कि हम पूरा रिवॉल्यूशन थीटा कितना किए 2 पाई, और टाइम कितना लगा तो 1 टाइम पीरियड, क्योंकि हम जहाँ से शुरू किए वहीं पे आ गए, तो यानी कि 2 पाई बाई टी एंगुलर वेलोसिटी हो गया आपको 2 पाई बाई टी. और इसको लिख सकते हैं 2 पाई एन में, ठीक है ना, 2 पाई एन, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है 1 बाई टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो 2 पाई एन फॉर द फ्रीक्वेंसी. इन 1 रिवॉल्यूशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल 2 पाई आर डिस्टेंस. ये तो पता है, पेरीमीटर हम लोग पढ़े हैं, 1 रिवॉल्यूशन में 1 पेरीमीटर हो जाएगा ना जी, 2 पाई आर. तो याद होगा मैथ, कुछ तो याद होगा, 7th 8th में हम लोग 2 पाई आर, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो वही पेरीमीटर है. यहाँ से यहाँ तक चले तो 2 पाई आर डिस्टेंस चले ना, यानी कि 1 पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर. तो लीनियर स्पीड कितना हुआ तो 2 पाई आर बाई टी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. तो यानी कि ये क्वेश्चन बनता है वी बराबर ओमेगा इंटू आर. वेलोसिटी ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर रेडियस बराबर जो होता है लीनियर वेलोसिटी. पूछेगा लीनियर, ये क्वेश्चन पूछेगा बना देगा. लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जो भी. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वाह न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स को तो सबको ही पढ़ा होगा 9th में. न्यूटन्स लॉ, फादर ऑफ फिजिक्स, एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ मोशन, हिज बुक प्रिंसिपिया in 1687.
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी मेंटेन इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। हर बॉडी चाहता है कि अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहे, मोशन में, मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन, मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। इसका मतलब आप समझ लीजिए, आप वहाँ पे समझिए, इसका मतलब कि हर बॉडी चाहता है कि हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, लेकिन मोशन जो चेंज नहीं हो रहा है लगातार, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो वही 5 मीटर के पर स्पीड से चल रहा है, तो वो तब तक वो अपना रेस्ट वाला मोशन, रेस्ट वाला पोजीशन नहीं तोड़ेगा, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो चल रहा है वो नहीं तोड़ेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल धक्के, या एक्सटर्नल फोर्स का मतलब धकेलेगा नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है पता है? थोथ, और कुछ नहीं। इनर्सिया का मतलब थोथ, हम जिस पोजीशन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम चेंज होवे नहीं करेंगे। एग्जैक्टली लॉ ऑफ इनर्सिया वही होता है, जिसका जितना मास होता है बॉडी का उसका इनर्सिया भी उतना ही होता है, इसीलिए आदमी को पतला दुबला होना चाहिए, ठीक है ना। इनर्सिया नहीं तो, और अच्छा इसमें ऐसा पढ़ने, इसमें इनर्सिया में ही मत सोचिएगा कि जो पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने का मन करता है, इसमें इनर्सिया फेल हो जाता है कि पढ़ने वाला को बहुत मन करता है कि नहीं पढ़े, लेकिन जो नहीं पढ़ता है वो इनर्सिया में चलते रहा तो उसको नहीं मन करता है पढ़ने के लिए। इसलिए आपको लग रहा होगा फिजिक्स नहीं पढ़े नहीं, ठीक है ना, लेकिन आपको अपना इनर्सिया ब्रेक करके पढ़िए, क्योंकि 10 नंबर आपको लाना है फिजिक्स में, और ये तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। इनर्सिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अपोज चेंज इन द इनिशियल स्टेट। मतलब इनर्सिया का मतलब क्या है ना, कि चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करता बॉडी, अपोज करता है, अपोज द चेंज इन द इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इनर्सिया ऑफ 2 टाइप, इनर्सिया ऑफ रेस्ट और इनर्सिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। सम एग्जाम्पल ऑफ इनर्सिया, ये तो बहुत ही कि जब कोई गाड़ी चलते रहता है तो बॉडी मोशन में रहता है, और रुक जाता है तो हम लोग आगे की तरफ इन्हें फेंकाते हैं, हाँ आगे की तरफ फेंका जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो है आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, मतलब मोशन में चल रहा है, और गाड़ी गया रुक तो हम मेरा बॉडी कहता है कि हम आगे बढ़े तो आगे हम लोग गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो कार स्टार्ट, हाँ देखिए, व्हेन द कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली, तो होता है रुका हुआ है तो हम लोग सब बॉडी रुका हुआ है, और जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम लोग, तो गाड़ी तो स्टार्ट हो गया आगे बढ़ने लगा, लेकिन बॉडी तो कह रहा है कि ना हम रुकले रहेंगे, तो पीछे ढकला जाता है। वैसे ही उसी में होता है, वेन अ रनिंग हॉर्स स्टॉप सडनली राइडर बेंड्स फॉरवर्ड, वही बात हो गया। वेन अ कोट और ब्लैंकेट इज बिटेन बाई स्टिक द डस्ट पार्टिकल आर रिमूव्ड, जब उसमें मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो रहता है इनर्सिया में। फर्स्ट लॉ गिव द डिफिनेशन ऑफ फोर्स, ये पूछेगा, फर्स्ट लॉ गिव्स द डिफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल काउच, मतलब ऊपर से बाहर से ढकेलना है, समझे, पुश करना है, पुल करना है, विच वेन एक्ट ऑन अ बॉडी चेंज और ट्राई टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। पुश, पुल, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन क्वाइल्ड स्प्रिंग, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन आर द फोर्सेस, ठीक है ना। अब मोमेंटम और कुछ नहीं होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, कहते हैं बहुत उसमें मोमेंटम आ गया है, गाड़ी जो टक्कर मारा उसमें बहुत मोमेंटम था, जैसे अच्छा ट्रक है, ट्रक में बहुत मोमेंटम, बहुत कम स्पीड से भी चलते रहता है वो, लेकिन उसका मास इतना ज़्यादा है कि अगर कोई छोटा रिक्शा वाला को छू दिया तो रिक्शा वाला उड़ जाएगा, जबकि रिक्शा तेज चल रहा होगा उससे, क्योंकि रिक्शा का जो वेट है वो बहुत कम है और वेलोसिटी ठीक है उसका ट्रक के रिस्पेक्ट में, लेकिन ट्रक का वेट इतना ज़्यादा है कि वेलोसिटी अगर बहुत कम है तो भी वो छू भी देगा रिक्शा को तो उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ट्रक का कम है लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, तो मोमेंटम है उसमें। और रिक्शा का क्या है कि वेलोसिटी तो ठीक ठाक है लेकिन मास उसका कम है, तो इस यानी उसका मोमेंटम कम है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट होता है kgm/s, ठीक है। इसको आप आराम से कर सकते हैं कि मास का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो kgm मीटर पर सेकेंड हो गया ना, बहुत आसान है, याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको मास का पता है kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड तो हो गया, ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में रेट इन चेंज, रेट का हम बता चुके आपको, रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, टाइम कुछ भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स फॉर अप्लाइड फोर्स, ए फॉर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एम फॉर मास ऑफ बॉडी, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव द मैग्नीट्यूड, ये पूछेगा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या देता है, तो गिव द मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अपने आप ही कंटेन्ड है सेकेंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पेज में। तो ये हो गया आपको एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन। अगर आप गन चलाते हैं तो क्या होता है कि आप गन से गोली निकलता है तो जो फोर्स गोली पे लगता है वही फोर्स वो बंदूक पे भी लगाता है, तो बंदूक जो है वो पीछे आ जाता है। मोशन ऑफ रॉकेट। स्विमिंग। स्विमिंग हम लोग पानी को ढकेलते हैं, पानी हम लोग को ढकेलता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, वो भी होता है। वो इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक अप, मैन ड्रॉइंग द वाटर फॉल बैक। ठीक है ना। इफ इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स द नेल, फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम। अब है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि भाई वो कंजर्व है, वो लॉस्ट नहीं होगा, वो चेंज करेगा फॉर्म, ठीक है ना, लेकिन लॉस्ट नहीं करेगा। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं लग रहा है तो टोटल लीनियर मोमेंटम द सिस्टम बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तब कंजर्वेशन तभी लगेगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा। एज अ कंसिक्वेंसेस टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन द सेम। कॉलिजन का मतलब होता है टकराना। ठीक है, टकराने को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। अपने चल रहा था, एक गाड़ी चल रहा था, एक मान लीजिए ट्रक चल रहा था और एक कार चल रहा था, ठीक है ना, दोनों, उसका भी मास एंड वेलोसिटी है, इसका भी मास एंड वेलोसिटी। टकराया, उसके बाद भी ये नहीं कि उसका गाड़ी का मास एंड वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, पूरे सिस्टम हो गया, अब उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, ये भी आप लोग 9th क्लास के बुक में पढ़े होंगे मोशन में। ठीक है ना। टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल, हाँ ये पूछेगा क्वेश्चन में, ये नहीं पूछेगा कि कंजर्वेशन होता है, ये पूछेगा कि रॉकेट जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये नहीं, एंगुलर मोमेंटम भी एक होता है, ठीक है ना। जब टॉर्क, उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लीनियर मोमेंटम, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एंगुलर मोमेंटम उस जहाँ होता है जहाँ बॉडी रोटेट करता हो रहा है। रॉकेट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है यानी मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम। तो आप ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा, मे भी पूछ भी सकता है इस साल। रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना जो माहौल बनाया है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये तो आप सोचिएगा कि क्या पढ़ा दिया, ये तो यूज़ का नहीं है, लेकिन भाई यही क्वेश्चन पूछ देगा। तो उसके पहले जो टेलर है वो तो देख लीजिए फिल्म से पहले। तो रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपको ये समझा रहे हैं हम, क्योंकि हम साइंस की स्टूडेंट हैं, फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा है, तो हम ये बात जानते हैं कि आप अगर ये चीज़ को समझ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ कर। अब इम्पल्स, ये भी पूछता है कि इम्पल्स बराबर क्या होता है, और ये बहुत लोग नहीं जानता है। इम्पल्स का मतलब होता है, सब लोग, बहुत लोग तो कन्फ्यूज होता है मोमेंटम और इम्पल्स दोनों सेम होता है ना। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये कहाँ यूज होता है पता है, जब बॉल आता है जब क्रिकेट खेलता है तो बॉल आता है तो देखिएगा जो कैच करता है वो अपना हाथ खींचता है, तो क्योंकि वो बॉडी जो है एक अच्छा फोर्स से गिरते रहता है। अगर सीधे जाके हाथ को लगा देगा तो हाथ ही उसका टूट जाएगा, कि उतना फोर्स से गिरेगा। तो टाइम दे देता है, खींचता है पीछे की तरफ से, यानी टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना, टाइम बढ़ा दिए तो फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो हाथ में चोट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इम्पल्स जो है, व्हेन अ फोर्स act on a body for very small second, ठीक है ना, when a large force act on a body in very small second, the force is called impulsive force. Impulse is a defined as the product of force into time. ये पूछेगा force into टाइम। इम्पल्स का मतलब फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो नहीं, ये तो भले ना पूछे, लेकिन ये पूछेगा कि वो जो प्लेयर है क्रिकेट में जो कैच करता है वो हाथ पीछे क्यों खींचता है, तो बोलेगा कि उससे जो है, क्योंकि टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। इम्पल्स तो कांस्टेंट है लेकिन फोर्स इंटू टाइम होता है। अब हम टाइम बढ़ा दिए कैच करने का, क्योंकि हम पीछे की तरफ हाथ खींच रहे हैं, तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स ऑटोमेटिक कम हो गया, तो यानी इम्पल्स कम हो गया तो हाथ उसका नहीं टूटेगा। ये उसके पीछे फिजिक्स है। आप जिंदगी में जो भी करते हैं, मोशन चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ फिजिक्स है, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द इम्पल्स। ये भी पूछ सकते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड, यानी इम्पल्स का न्यूटन सेकंड साहब है, फोर्स का न्यूटन होता है, टी फॉर टाइम का सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड हो गया। अब आता है फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फ्रिक्शन, तो आप लोग जानते ही है, बोलते बहुत फ्रिक्शन बढ़ गया गाड़ी, है ना। द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन, याद रखिएगा रिलेटिव मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। देखिए एक है, ऐसे समझिए सरफेस है, उस पर एक बॉडी है,
ये इसको आप स्पीड दिए ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बॉडी है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका मोशन इधर है, तो अब तो इसको इस पे किधर लगेगा फ्रिक्शन, तो इधर लगेगा। कहेगा ना आगे नहीं बढ़ना है, पीछे, मतलब उसके मोशन को, ये जो सरफेस है, और ये होता क्या है, तो सरफेस की इरेगुलरिटी, कोई भी सरफेस आपको प्लेन दिखता है लेकिन वो प्लेन नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी सरफेस होता है, रफनेस होता है। वो रफनेस ही है जो फ्रिक्शन का कारण बनता है, ठीक है ना, जो हमको नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो फ्रिक्शन का कारण जो है वो सरफेस इरेगुलरिटी है, मतलब रफनेस है। तो फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी इज कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। अब दो तरह का फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, देखते होंगे कि आप कोई बॉडी सरफेस पर रखा हुआ है, आप कुछ फोर्स लगाया नहीं बढ़ा, फिर लगाया कुछ फोर्स नहीं बढ़ा, फिर लगाया और बढ़ाते गए फोर्स, तब जाके, तो उस दौरान जो आप फोर्स लगा रहे थे और बॉडी नहीं बढ़ रहा था, उस दौरान भी उस पर फ्रिक्शन लग रहा था, और वही फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब बॉडी आप इतना लगा दिए फोर्स की चलने लगा, तो चलने लगा, तो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन खत्म हो गया, फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है, लेकिन अब कम फ्रिक्शन लग रहा है, और वो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, काइनेटिक मतलब मोशन, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इंट्रोड्यूस वेयर देयर इज नो रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी का, तो जो लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है, तो पूछेगा कि कोई बॉडी है वो रेस्ट, मतलब बॉडी में फोर्स लगा जा रहा है लेकिन बॉडी चल नहीं रहा है, रेस्ट में है, तो क्या उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो हाँ लग रहा है, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है, जैसे आप लगाइए 5 न्यूटन, तो मान लीजिए तो फ्रिक्शन लगा 0.5 न्यूटन, आप लगा दिए 10 न्यूटन फोर्स, तो उसमें बढ़ गया। जैसे जैसे आप फोर्स लगाए एक पार्टिकुलर मूवमेंट तक, जब तक कि बॉडी मोशन में नहीं आ जाए, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करते रहता है। इट्स वैल्यू बिकम मैक्सिमम व्हेन अप्लाइड फोर्स इन बॉडी इज सच दैट बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। जब बॉडी स्लाइड करने, अबाउट टू स्लाइड का मतलब होता है कि अब स्लाइड करने वाला है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सबसे ये होता है लास्ट, कि उतना ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है कि बॉडी मोशन कर रहा है लेकिन उस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो कहलाता है काइनेटिक। द फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड द काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो हम बताया कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव स्पीड्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ये पूछेगा, लेकिन काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है वो नहीं करता है। बिटवीन द बॉडी प्रोवाइड द स्पीड इज स्मॉल। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्फेस। बोले ना इरेगुलर सर्फेस होगा तो ज्यादा होगा ड्यू टू रफनेस, और फ्रिक्शन इंक्रीज। अगर रफनेस इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज। आप कहीं कहीं रोड पे देखते होंगे कि जब गाड़ी बनता है तो थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा आप बना देता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, गिट्टी टाइप से डाल देता है, ताकि वो और जहाँ पे गाड़ी टर्न वन होता है वो खासकर वहाँ पे करता है कि क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि जब गाड़ी मुड़ता है तो आप खुद ही फील करते हैं स्लिप करने का चांस ज्यादा होता है, तो वहां पे इसीलिए फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। और रोड एकदम सरफेस शीशा की तरह नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना, तो वो भी मुश्किल है। तो इसलिए गाड़ी में फ्रिक्शन सरफेस पे रफनेस होना जरूरी है फ्रिक्शन के लिए, मोशन को कंट्रोल करने के लिए। तभी आप गाड़ी में जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रो का मतलब होता है कि थोड़ा बड़ा, मैक्रो है, माइक्रो का मतलब एकदम छोटा छोटा, मैक्रो का मतलब जैसे अभी 10⁻6 मीटर हम लोग मैक्रो देखे, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, मतलब 1 पे 6 जीरो, तो मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जैसे ये बॉडी जा रहा है तो फ्रिक्शन जो होता है उसको भी लगता है म्यू इंटू एन फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। ये बॉडी है तो इस सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, तो म्यू इंटू एन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी रोल करता है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। द काइंड ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस इज कॉल्ड द अदर बॉडी। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है,
कोई भी बॉडी जो सर्किल में घूमता है, ट्रेवल अलोंग द सर्किल पाथ, द वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली। तो हम बताए थे कि वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली, क्योंकि अगर स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन तो हर वक्त चेंज हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी कॉल्ड द सेंटर ऑफ द पाथ। तो क्योंकि उसका अब क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तुझे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंटर ऑफ पाथ। The external force required to maintain a circular motion of the body is called the centripetal force. बॉडी को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए जो फोर्स लगता है उसको पूछेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पूछेगा कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रीपिटल, नॉट सेंट्रीफ्यूगल, है ना, क्योंकि मारेगा सब सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन होता है सेंट्रीपिटल। इफ ए बॉडी मास एम मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाई आर, याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो ये आप लोग सब जानते हैं। एक स्टोन बांध लीजिए स्ट्रिंग में और उसको घुमाइए, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाई द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में टेंशन लगता है, वही उसको घुमाने के लिए ये करता है। फॉर अ मोशन ऑफ प्लैनेट जो सन के राउंड राउंड घूम रहा है वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है लेकिन वो फोर्स कौन दे रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन ऑफ द सन, ये पूछ देगा। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन एटम। Required centripetal force is supplied by the electrostatic attraction produced by the proton in the nucleus. A cyclist negotiating a curved path bent toward the center of path so that horizontal component of normal reaction of cyclist around the by the ground should be supply the required centripetal force. उसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए सर्कुलर पाथ में। ड्यू टू दिस रीजन आउटर एज ऑफ कर्व रोड इज रेज्ड, ठीक है ना। देखते होगे आप जब मुड़ना रहता है सर्किल में तो जो बाहर की तरफ रोड रहता है उसको थोड़ा सा कर्व कर देता है। दिस इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब सेंट्रीपिटल जानते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल भी जानना पड़ेगा। Applying the Newton's law of motion, we have considered some force which cannot be assigned by to any object in the surrounding. This force is called the pseudo force or inertia force. Centrifugal force जो होता है वो pseudo force होता है, मतलब दिखता नहीं है एग्जिस्टेंस में लेकिन है, इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्रीम सेपरेटर, क्रीम को जो सेपरेट करता है, जो दही बनाते हैं मिलो ऐसे कर करके जो मतलब बनता है, तो उसमें लगता है क्रीम सेपरेटर, उसको बोलता है सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज एज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी। हाँ, ये बात जान लीजिए। जैसे कहते हैं हम लोग कि हम लोग एक फोर्स पे ताकत लगाया तो वो दूसरे पे लगाया, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, ये बॉडी चेंज हो गया, समझ रहे हैं ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो ये कह रहा है कि वो अलग अलग हुई है, यानी कि आप इसको ये नहीं कर सकते कि सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि दोनों अपोजिट बॉडी पे लगता है। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब सिंपल सोचिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू मूवमेंट का मतलब ही होता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क भी पूछेगा तो टॉर्क भी होता है, तो मतलब कि फोर्स इंटू डिस्टेंस ही को मतलब टॉर्क बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोल देते हैं। तो कहता है फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट आर, ठीक है ना। जिस मतलब लेंथ से आप उसको घुमा रहे, फोर्स लगा रहे, सिंपल है। आप जो घर का ये होता है दरवाजा होता है उसमें हिंज लगा रहता है, और आप जो ताकत लगाते हैं उसको मोड़ने के लिए, तो जो फोर्स लगाते हैं पुश करते हैं, और जो डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस इनटू पुश फोर्स, तो वो होता है मूवमेंट, तो वही होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। सिंपल है। Movement of force about an axis of rotation is measured produced by the magnitude of force and perpendicular distance। हाँ, डिस्टेंस देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हिंज से लेके आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाता है मूवमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो जो हिंज हो लगा हुआ रहता है दरवाजा में, ठीक है ना। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी और एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। न्यूटन हो गया फोर्स का, और मूवमेंट का हो गया मीटर, क्योंकि वो तो लेंथ है ना आर्म।
अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वजह से ही सेब नीचे गिरता है, कोई सामान नीचे गिरता है, कोई, सब कोई जानते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज पॉइंट थ्रू विच इंटायर वेट ऑफ बॉडी एक्ट, मतलब पूरे इंटायर ऑफ बॉडी पे वो एक्ट करता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। हाँ, अब बॉडी को घुमा दीजिएगा तो उसका सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब वो जो एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो चेंज नहीं होगा। वेट ऑफ बॉडी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो पता ही है कि कोई भी बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। हेंस अ बॉडी कैन ब्राउट टू द इक्विलिब्रियम बाय अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट वेट। जैसे वेट के कारण इसको लग रहा है, तो वेट क्यों लगता है भाई, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। इसको अगर आपको इक्विलिब्रियम में रखना है तो जितना लग रहा है इस पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना आप अपने से अप्लाई कीजिए तो वो रुका रहेगा। वेट इन अ इक्विलिब्रियम अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज जीरो, मैंने फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, उधर से भी लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है, लेकिन बॉडी फिर भी नहीं मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है ना। रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वो कहलाता है कि बॉडी जो है वो स्टैटिक, जो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम विल बी आइदर रेस्ट और इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स आपको दिख रहा है कि लग रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। और आप पढ़ चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कि बॉडी रेस्ट में रहता है या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा था, अनइक्विलिब्रियम फोर्स भी लगना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स तो हमको दिख रहा है कि लग रहा है, लेकिन वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, तो मतलब नहीं लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा या मोशन में ही रहेगा। इसीलिए अब वो जो लाइन था उसको चेंज करके ये सोचिए कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ आइदर इट रेस्ट और इन मोशन। if it is in rest the equilibrium is called the static और otherwise dynamic। तो अनइक्विलिब्रियम फोर्स लगना चाहिए बॉडी के इनर्शिया को चेंज करने के लिए। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? फॉलोइंग थ्री टाइप, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। तो इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है ना, अगर आप बॉडी को थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्लेस किए इक्विलिब्रियम पोजीशन से और बॉडी ना फिर से उसी पोजीशन पे आने का कोशिश करता है, ठीक है ना, तो आप बोलिएगा कि वो जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल में कि आप वो स्लाइड डिस्प्लेस कीजिए और देखिए बॉडी वहाँ से डिस्प्लेस हो गया, उस पोजीशन को फिर से रीगेन नहीं कर रहा है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इन दिस इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कि जहाँ पे बॉडी को पहुंचा दिए, मतलब था भी इक्विलिब्रियम में, उसको दूसरी जगह ले गए तो उसको कोई टेंडेंसी नहीं है कि ना बैक आएगा ना आगे जाएगा, ठीक है ना। इफ ऑन अ स्लाइड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज ए नो टेंडेंसी टू कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन और टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ना मूव करेगा और ना ओरिजिनल पोजीशन पे। इट इज सेट टू द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कहते हैं न्यूट्रल रहो। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन एट द सेम हाइट। ऐसे देखिए ये है एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बॉल है, तो ये बॉल जो है इसको हम यहाँ से यहाँ लेके चल गए तो यहाँ पे आराम से, ठीक है ना, तो इसी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है ना। तो ये होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में देखिए कौन सा होगा, यहाँ है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए फिर यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये हो गया आपको इक्विलिब्रियम। और अनइक्विलिब्रियम में क्या हो कि एक बॉडी है उसको यहाँ पे रख दिया, यहाँ से ढकेले नीचे आ गया है, ये अपने पोजीशन पे नहीं आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी फॉलोइंग टू कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको चाहिए तो दो कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड होना चाहिए। पहला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट। देख लीजिए आपको जो एग्जाम्पल दिखाए हैं, देखिए मिनिमम हाइट पे है, मिनिमम हाइट पे है, तो पहला कि जो होना चाहिए वो मिनिमम हाइट पे होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम हाइट पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी शुड बी पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। तो देख लीजिए ये जो है ऐसे है, तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस ऑफ द बॉडी से पास करना चाहिए, तो ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ तक आप एक एक लाइन पढ़िए,
खूब पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, बहुत बोरिंग नहीं लगेगा। और क्योंकि हम बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि हम और भी बच्चे को, मतलब आपको तो ऐसे पढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसे सामने भी, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम आपको ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में सच में होते रहता है। तो मज़ा लेके पढ़िए और उसके बाद फिर से खुद से आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें बीच बीच में है जो आपको आएगा। जैसे एक डायमेंशनल यूनिट वाला हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रॉकेट है, लीनियर मोमेंटम पे काम करता है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये भी पूछ देगा आपसे। तो मतलब आप कुछ भी पूछ सकता है। आप इसको पढ़िए, बहुत मन से पढ़िए, फिर आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी बहुत पढ़ना है, अभी टाइम है पढ़ने के लिए। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना, ताकि और लोग भी पढ़ें और मज़ा लीजिए। बस खूब पढ़िए और मज़ा लीजिए, रिजल्ट तो होना ही होना है। सब्सक्राइब कीजिए।